Good morning, students. Yesterday we discussed on topic our chapter staffing. In staffing chapter, we discussed two topics. One was meaning of staffing, and another was importance of staffing. Today in this video, we will discuss on topic staffing as a part of human resource management. स्टाफिंग जो है वो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है. मीन्स कि विदाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वी कांट हायर, वी कांट और ऑर्गेनाइज द स्टाफिंग फंक्शन. सो लेट्स डिस्कस. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज अ डिपार्टमेंट managed by the people with expertise or to handle all the staffing functions. The activities or duties performed by the persons working in the human resource department are. कहने का मीन्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एक वो डिपार्टमेंट है जो मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है थ्रू द एक्सपर्टीज़. ठीक है, हैंडल किया जाता है थ्रू द एक्सपर्टीज़. एक्सपर्टीज़ का मीन्स वो पर्सन जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं. फील्ड इन द सेंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं. उनको पता है कि वो किस तरह से चीज़ों को डील करेंगे, ठीक है, या किस तरह से पर्सन्स को हायर करेंगे फॉर द पर्टिकुलर जॉब पोजीशन. ठीक है. स्टाफिंग फंक्शन इज द एक्टिविटी और ड्यूटीज़ performed by the person working in the human resource management department. स्टाफिंग जो है एक एक्टिविटी है और ड्यूटी है जो परफॉर्म की जाती है उन पर्सन्स के थ्रू जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं. ठीक है, या ये कह सकते हैं कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो केवल स्टेबलाइज ही इसलिए किया जाता है कि थ्रू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम एक कॉम्पिटिटिव पर्सन, सुटेबल पर्सन को अपॉइंट कर सकें. ठीक है, तो इसमें कह रहा है द प्रेजेंट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इज इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. आज के टाइम में जो है कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी, पहला है हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मीन्स क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स में प्लानिंग करते हैं. इट मीन्स डिपार्टमेंट डिटरमाइनिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशंस ऑन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इसमें हम फाइंड आउट करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड है किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए, और किस टाइप के पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं. ठीक है, जैसे सपोज दैट हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है. ठीक है, ये जो 1000 यूनिट का प्रोडक्शन है, अब इस 1000 यूनिट के प्रोडक्शन में कई सारे लोग इन्वॉल्व होंगे. देयर विल बी द सो मैनी नंबर ऑफ पर्सन्स फॉर दिस एक्टिविटीज़. तो जितने भी हमारे वो जो पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे फॉर द परफॉर्मिंग दिस जॉब, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड होंगे. ठीक है, और किस तरह का की जॉब वैकेंट्स हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो भी हमारी पर्टिकुलर जॉब वैकेंट्स होंगी उन पर्टिकुलर जॉब्स के लिए हम थ्रू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उन पर्सन्स को अपॉइंट करेंगे, हायर करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज द एम्प्लॉइंग पीपल्स. ये क्या करता है, पीपल्स को एम्प्लॉइंग करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है. दैट इज रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ पर्सन्स. अब इस किस तरह से वो एम्प्लॉइंग करता है कि थ्रू द रिक्रूटमेंट भर्तियाँ निकालता है, सिलेक्शन प्रोसेस में जाता है, सिलेक्शन प्रोसेस में प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग वगैरह के थ्रू सारी चीज़ों को करता है, एंड प्लेसमेंट ऑफ द पर्सनल.
जो भी पर्सन उसमें से थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस सेलेक्ट होता है उसको प्लेसमेंट दिया जाता है। ठीक है। कैरियर ग्रोथ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैरियर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? दैट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, वहाँ पर वो क्या करता है, उन जो भी पर्सनस होते हैं, चाहे वो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हों या न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़ हों, ठीक है, किसी भी तरह कोई भी एम्प्लॉयज़ हैं तो दोनों ही एम्प्लॉयज़ को वो टाइम टू टाइम फॉर द फ्यूचर अपडेशंस वो उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराता रहता है, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचता रहता है, टाइम टू टाइम उनको अपडेट करता है फॉर द न्यू टेक्निक्स, फॉर द further performance, for the future managers, so many things are there. नेक्स्ट आता है हमारी परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग फीडबैक्स। नेक्स्ट आता है हमारा मोटिवेशन बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब यहाँ पर क्या करता है, वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को उनको ऑफर करता है और उसके बेसिस पर उनको मोटिवेट करता है। मोटिवेशन मीन्स क्या है कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना। अब मोटिवेशन जो होते हैं हमारे नेगेटिव मोटिवेशन भी हो सकता है और पॉजिटिव मोटिवेशन भी हो सकता है। जब हम नेगेटिव मोटिवेशन में और फाइनेंशियल मोटिवेशन भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन भी हो सकता है। तो जब हम इस तरह की चीज़ों में जाएंगे तो उस कंडीशन में हम उनको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे अदर वेज में। ठीक है। फाइनेंशियली करेंगे तो हम फाइनेंशियली में उनको बोनस दे देंगे, फाइनेंशियली में हम उनको क्या नाम है प्रमोट कर देंगे, फाइनेंशियली में हम उनको हायर पोस्ट दे रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे फाइनेंशियल बोनस देना, कमीशन दे देना, प्रॉफिट में शेयर दे देना, इस तरह से हम फाइनेंशियली उनको मोटिवेट करेंगे, फाइनेंशियली उनको मोटिवेशन ऑफर करेंगे। ठीक है। नॉन फाइनेंशियल में क्या करेंगे, नॉन फाइनेंशियल में हम उनको अदर फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हाउस फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे इन नॉन फाइनेंशियल। कंपनसेशन और रेमुनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ कीपिंग इन माइंड देयर क्वालिफिकेशन एंड अदर फैक्टर्स। जब हम उसको कंपनसेट करते हैं, उनकी रेमुनरेशन वगैरह जो भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो उस बेसिस पर प्रोवाइड करते हैं कि उनको माइंड में रख करके काम करते हैं, अपॉइंट करते हैं कि जो भी पर्सन अपॉइंट किया जा रहा है किसी भी पार्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो उसके लिए सुटेबल अमाउंट कितना बनेगा, कितनी उसकी सैलरी होनी चाहिए, कितना उसका अमाउंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम माइंड में रख करके उसके क्वालिफिकेशन, उसकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उसको रखते हैं, अपॉइंट करते हैं। ठीक है। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटीज़ एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, उनको सोशल सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, उनके वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम उसको अलग अलग वे में फैसिलिटेट करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर हम उसको फैसिलिटेट। उसी वे में नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस क्या है? स्टाफिंग इज़ अ प्रोसेस बीइंग विद द अंडरस्टैंडिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाइंग द पॉइंट पोटेंशियल सोर्सेज और टू द फाइंड आउट द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब्स। कहने का मीन्स हम क्या है, स्टाफिंग प्रोसेस में हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि कितनी मैन पावर रिक्वायरमेंट है, कितने नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड होंगे फॉर द पार्टिकुलर जॉब या फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल सोर्सेस, अब उसके बाद में हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल सोर्सेज क्या है, टू फाइंड आउट द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब्स। जो भी हमारे राइट पर्सनस को अपॉइंट करना है, जो भी हमें पर्सनस अपॉइंट करने हैं, एक सुटेबल पर्सन अपॉइंट करना है फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, तो वो सुटेबल पर्सनस हम किन सोर्सेज से जा करके उसको अपॉइंट कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड पीपल्स। इसमें हम familiarizing the newly appointed pupils with the organizational through orientation on orientation programs।
मतलब हम क्या करेंगे, उसको फैमिलाइज करेंगे। इट इन्वॉल्व द सेलेक्टिंग मोस्ट अप्रोप्रिएटेड पीपल। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएटेड पीपल से मीन्स इन द सेंस कि जो पर्सन हम सेलेक्ट कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है या नहीं है, वो हमारे लिए फ्यूचर में बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएगा या नहीं कराएगा, ये सारी चीज़ों को माइंड में रख करके हम उसको अपॉइंट करते हैं और उसको फैमिलाइज कराते हैं। फैमिलाइज का मतलब ये पे कि लोगों के साथ इंटरेक्ट कराते हैं, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन, या ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी उसको इंटरेक्ट कराते हैं कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये वर्क किए जाते हैं, इसका ये प्रोसेस रहता है, ये सारी चीज़ें हम उसको फैमिलाइज कराते हैं। ठीक है, जो भी हमारा न्यूली अपॉइंटेड पीपल होता है उसको विद द ऑर्गेनाइजेशन, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, जो भी हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनके थ्रू उनको फैमिलाइज कराते हैं। डेवलपिंग और अपडेटिंग स्पेसिफिक स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग्स, उनके अंदर हम कुछ पार्टिकुलर ट्रेनिंग्स के थ्रू उनको डेवलप करते हैं, कुछ उनके स्किल्स को डेवलप करते हैं थ्रू द दिस स्टेप्स। ठीक है, आगे कह रहे हैं द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द स्टाफिंग प्रोसेस। अब जो हमारा स्टाफिंग प्रोसेस है उसमें कौन कौन से स्टेप्स हम इन्वॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, पहले हम फर्स्ट स्टेप को डिस्कस कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करेंगे कि हमें कितनी नंबर ऑफ पर्सन्स या कितनी मैन पावर रिक्वायर्ड होगी फॉर द पार्टिकुलर जॉब, जो भी हमारी जॉब है और उसको फुलफिल करने के लिए। तो इसमें कह रहा है स्टाफिंग प्रोसेस बिगिंस विद द एस्टिमेटिंग ऑफ द मैन पावर रिक्वायरमेंट विच मीन्स फाइंडिंग आउट नंबर एंड टाइप्स ऑफ द एम्प्लॉयज नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन नियर फ्यूचर। भविष्य में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे, किस तरह के नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे, तो ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले एस्टिमेटिंग लगाने में। ठीक है, एस्टिमेट लगाते हैं। ठीक है, अब कह रहा है फॉर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट कंपनी विल बी टेक फॉलोइंग 3 स्टेप्स। जब हम मैन पावर रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करते हैं तो कंपनी क्या करती है, 3 स्टेप्स को टेकन करती है। फर्स्ट स्टेप क्या है, वर्कलोड एनालिसिस। पहला स्टेप जो है हमारा वो क्या है, वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस में दिस रिक्वायर्स फाइंडिंग नंबर एंड टाइप्स ऑफ द एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स डिजाइनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं और किस तरह के नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयज़ या पर्सन्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो परफॉर्मेशन देंगे, जो हमने जॉब डिज़ाइन किया है उस जॉब डिज़ाइन के लिए। अब जो भी हमने वर्क डिसाइडेड किया है उस वर्क को फुलफिल करने के लिए कितने नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड होंगे और किस तरह के नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड होंगे, इन सारी चीज़ों को हम फाइंड आउट करते हैं थ्रू द वर्कलोड एनालिसिस। नेक्स्ट स्टेप इज वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। इट मीन्स एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स और एम्प्लॉयज ऑलरेडी ऑक्युपाइंग द जॉब पोजीशन एंड हाउ मैनी ऑफ देम आर ओवरबर्डन और अंडरबर्डन। अब एक वर्क हमने डिसाइडेड किया है और उस वर्क के बेसिस पर हम फाइंड आउट करेंगे जो भी हमारे वर्कर्स हैं उन वर्कर्स में एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स, जो भी हमारे वर्कफोर्स है और एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी ऑक्युपाइंग कर रहे हैं उन पार्टिकुलर जॉब्स को। ठीक है, जॉब पोजीशंस को, तो उसमें हाउ मैनी ऑफ देम आर ओवरबर्डन, उसमें से कितनों के पास में काम ज़्यादा है जो कि वो इजीली मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, या ऐसा है कि काम कम है और पर्सन्स ज़्यादा हैं, तो ये फाइंड आउट करेंगे थ्रू द वर्कफोर्स एनालिसिस। ये हमारा कैसे डिसाइडेड होगा, वर्कफोर्स एनालिसिस के बेसिस पे डिसाइडेड होगा कि जो भी टास्क हमने डिसाइड किया है उस टास्क में जो भी हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ या जो भी है वर्कर्स वर्क कर रहे हैं वो वर्कर्स पर ओवरबर्डन या अंडरबर्डन तो नहीं हो रहा है। अगर ओवरबर्डन हो रहा है तो कितने नंबर ऑफ पर्सन्स और रिक्वायर्ड होंगे कि जिससे कि वो इजीली उस टास्क को मैनेज और कंट्रोल कर सके, उसको परफॉर्म कर सके। अगर अंडरबर्डन हो रहा है तो कितने एक्सेस एम्प्लॉयज़ वहाँ पर अपॉइंटेड हैं, लगे हुए हैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, जो उनको हटा करके किसी और प्लेस पर एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आता है हमारा कंपेरिजन। आफ्टर डूइंग वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस द मैनेजर कंपेयर्स बोथ एज एक्सिस ऑफ द वर्कलोड ओवर वर्कफोर्स indicated under staffing and the you need to be appoint more people, whereas excess of the workforce over workload and indicate over staffing। जैसा भी मैंने ऊपर बताया था कि वर्कफोर्स और वर्कलोड में क्या वो है, तो वर्कफोर्स में हमारा अंडर बर्डन और ओवर बर्डन यही सारी चीज़ों को फाइंड आउट करना है। तो उसको हम फिर कंपेयर करेंगे थ्रू द नेक्स्ट स्टेप एस्टिमेटिंग मैन पावर में। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हमारे इस तरह से कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिक्रूटमेंट। अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिक्रूटमेंट है, तो उसमें हमें क्या करना है, रिक्रूटमेंट में यहाँ पर हम भर्ती निकालेंगे। ठीक है, थ्रू द रिक्रूटमेंट हम क्या करेंगे, भर्ती निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, कर लिया हमने, एनालाइज कर लिया, एस्टिमेटिंग कर ली, उसके बाद हम रिक्रूटिंग करेंगे। रिक्रूटिंग में हम भर्ती निकालेंगे कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए यहाँ पर जॉब वैकेंट्स है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे सिलेक्शन प्रोसेस में। सिलेक्शन प्रोसेस में हम कई सारे स्टेप्स टेकन करते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में हम उन पर्टिकुलर पर्सन्स को जो भी हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, अपनी एप्लीकेशन लेकर आते हैं, तो उनको हम फाइंड आउट करते हैं, उन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, उसके बाद हम जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको प्लेसमेंट दिलाते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट दिलाने से इन द सेंस कि हम उस पर्टिकुलर जॉब के लिए उसको हायर कर लेते हैं और उसको बताते हैं कि ये आपका पोस्ट है और ये आपका जॉब है। ठीक है, देन जो भी हमारा अपॉइंटेड पर्सन्स है उसको हम ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। क्यों? क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना काम करने का तरीका अलग अलग होता है। हो सकता है वो अपने आप में एक्सपीरियंस पर्सन है, बट फिर भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हमें उसको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करानी होगी। तो इस तरह से हमारे सारे प्रोसेस कंप्लीट होते हैं।